नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या ऐसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हम आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आए हैं और 10 प्रश्नों में अगर आपने 8 भी सही कर दिए तो ये मान के चलिए कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने 10 में 8 सही कर लिए तो समझ लो यूपी टेट आपने पास कर लिया। हिंदी के ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में मैं आपको उत्तर भी बताता जाऊंगा, और अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और लास्ट में मैंने आपके लिए एक प्रश्न भी रखा है। जिन लोगों को लगता है कि हिंदी तो मुझे बहुत अच्छे से आती, तो वो लास्ट में जाकर उस प्रश्न का उत्तर नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ पहले, ठीक है। और अगर आपकी हिंदी थोड़ी वीक है तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी का उत्तर भी मैं बताऊंगा, और अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग है सोना, चावल, अरबी या फिर अरावली। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सी है, सोना, चावल, अरबी या फिर अरावली। तो यहाँ पर मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अरबी, ये स्त्रीलिंग है। देखो, जितनी भी भाषाएं होती हैं आप आंख बंद करके स्त्रीलिंग लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है अरावली कह रहे हो, लेकिन नहीं, जितने भी पहाड़ पर्वतों के नाम होते हैं ये आपके पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अरबी। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, श्याम ने राम को राह दिखाई, इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर सामान्य क्रिया। देखो, इसके पहले वाले जो हिंदी का वीडियो था उसमें हमने पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण दिया था आपको, ठीक है। जब कोई क्रिया होने के बाद कोई और क्रिया हो जाए, यानी किसी में 2 क्रिया हो जाए तो वो होता है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर है श्याम ने राम को राह दिखाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में 2 कर्म दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो राम हो गया ये पहला कर्म हो गया, और जो राह है ये दूसरा कर्म हो गया, यानी यहाँ पर 2 कर्म है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलें। अगर आपको सही उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में मेरे बताने से पहले ही बता दिया करें। आगे देखिए, गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है, विशेषण, क्रिया, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। गरीबों क्या है, देखो यहाँ पर गरीबों की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि वह व्यक्ति गरीब है तो वहाँ पर दूसरा मतलब हो गया। गरीबों की बात करें, गरीबों की सहायता करो, गरीबों शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण नो, क्रिया नो, जातिवाचक संज्ञा। जो गरीबों हैं ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ये गरीबों की एक जाति निर्धारित कर रही है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो गरीबों शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, तक्षक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो, तक्षक जो है वो एक विशेष सर्प है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक जो तक्षक होता है ये एक विशेष सर्प का नाम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो इसका अनेकार्थी शब्द है। बात करें विश्वकर्मा की, सूत्रधार की, कलिंग की, तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों ऑप्शन पर नजर डालें, जो आपका कलिंग शब्द है इसका मतलब होता है पुत्री, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन है, विशेष सर्प इसका मतलब होता है तक्षक, विश्वकर्मा का भी एक अर्थ होता है तक्षक, सूत्रधार भी तक्षक का ही अर्थ है, और जो कलिंग है इसका मतलब है पुत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया तक्षक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कलिंग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, ऐच्छिक का विलोम है। ऐच्छिक का विलोम क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, इच्छानुसार, अनिवार्य, साधारण या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको आता है, ठीक है। तो ऐच्छिक का विलोम क्या होगा, देखो ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार, ठीक है। और अनैच्छिक जो इच्छा के अनुसार ना मिले,
यानी आपको अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐच्छिक का विलोम क्या होगा, अनिवार्य। अनिवार्य ऑप्शन में मिल जाए या फिर आपको अनैच्छिक ऑप्शन में मिल जाए तो दोनों सही है, ठीक है। ऐच्छिक का विलोम क्या होगा, अनैच्छिक। अगर अनैच्छिक नहीं मिल रहा है तो अनिवार्य। आगे देखते हैं अगला, यहाँ पर जो प्रश्न है, उज्ज्वल में कैसी अशुद्धता है। उज्ज्वल में कैसी अशुद्धता है, उच्चारण की, व्याकरणिक जानकारी का अभाव, लिपि की अस्पष्टता, इनमें से कोई नहीं। देखो उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है ये भी आप समझ लीजिए। ये आपका हो गया उज्ज्वल, यानी जो आपके यहाँ पर जो ये जा बनता है, ये दो जा बनते हैं और दोनों आधे आधे होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया उज्ज्वल लिख गया। अब इस वाले उज्ज्वल में कैसी अशुद्धता है, इसमें है व्याकरणिक जानकारी का अभाव। अगर लिखने वाले व्यक्ति को व्याकरणिक जानकारी है तो वहां पर ये दो जा लगाएगा और दोनों आधे आधे जा लगेंगे। आगे देखते हैं अगला, यहाँ पर प्रश्न है, ये जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम, निर्देशक, योजक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम तो आपको मालूम है, एक सीधा सा डंडा खींच दिया, ये आपका हो गया पूर्ण विराम। अब जब निर्देशक होता है, निर्देशक थोड़ा सा बड़ी लाइन होती है, होता ये इसी तरह है लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये है आपका योजक, ठीक है। ये जो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डैश, तो ये डैश है, इसको हम लोग कहते हैं योजक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आता है नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। जितने भी आपने प्रश्न पढ़े, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है नीचे कमेंट में इसका उत्तर जरूर बता दें। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है, वो होते जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, परमाल रासो किसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, चंद बरदाई, जगनिक, नरपतिनाल, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको इसका उत्तर आता है। परमाल रासो की जब बात करेंगे तो सही उत्तर होगा जगनिक। क्लियर हो गई बात, जगनिक बिल्कुल सही। अगर कभी आ जाए पृथ्वीराज रासो की बात हो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, तो वो लिखी थी चंद बरदाई ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, परमाल रासो की, तो इसके सही उत्तर है जगनिक। अब यहाँ पर जो 10वां प्रश्न है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है, छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे पहली बात तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के अंतर्गत एक आता है अनुप्रास अलंकार, फिर अनुप्रास के अंतर 5 भेद होते हैं, छेका अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास, ठीक है। ये आपके 5 अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने दे रखा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, मतलब एक ही बात को 2 बार कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है लेकिन उनका अर्थ बदल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, मतलब अगर आपका जो पुत्र है वो अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद कमा लेगा। अगली लाइन में लिखा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, मतलब अगर आपका पूत बुरा है यानी आपका जो पुत्र है वो बुरा है तब भी आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जो धन इकट्ठा करेंगे वो बर्बाद कर देगा। इसीलिए यहाँ पर शब्द वही हैं लेकिन यहाँ पर अर्थ बदल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वो यहाँ पर होगा लाटा अनुप्रास, ठीक है। जब भी ऐसी कभी कंडीशन बने कि एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ बदल रहा हो तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास होगा।
अब बढ़ते हैं आपके लिए जो हमने यहाँ पर प्रश्न रखा हुआ है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आपको लगता है हिंदी आपको अच्छे से आती है या अच्छे से नहीं भी आती, तब भी आप अटेम्प्ट जरूर करें क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं होनी। आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे उत्तर दे देना है। सुविचार में समास कौन सा है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये 10 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। और इन 10 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आते थे, नीचे कमेंट में अपना स्कोर शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता। ईमानदारी से अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बता दें कि मेरे 10 में 7 सही हैं, 6 सही हैं, 8 सही हैं, 9 सही, या 10 में 10 सही हैं। कोई जीनियस है, कोई सुपीरियर है, तो उसका 10 में 10 सही होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।